गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश किया था, उसके बाद में जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन ने लास्ट में फिनिश कर दिया था और अब अपने को जो डिस्कस करना है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आज जो है हम एक नया टॉपिक आइसोमेरिज्म में ही ले रहे हैं। आइसोमेरिज्म का सब टॉपिक कह सकते हैं और आइसोमेरिज्म होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखिए बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या है ये सब आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है कि नहीं। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, इस टाइप से आपने देख लिया था, यानी दो कंपाउंड जिनके की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उनको अपन आइसोमर बोला करते थे। ठीक है, ये और इसमें क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, उनमें क्या चेंज हो रहा है, इसके बेसिस पर फिर अपन ने उसको आगे क्लासीफाई किया था, लाइक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको अपन कह देते हैं OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आप बोलते हैं GI, वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं आप? OI। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने से पहले आप लोगों को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझना होगा, PPL को समझना होगा कि PPL क्या है। ठीक है बच्चों, तो PPL को मैं एक्सप्लेन करूं, उसको समझाऊं, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अपन यहाँ एक डायग्राम लेते हैं, फ्लो चार्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, यस। एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो समझाने के लिए है। इसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है, या मान लीजिए यहाँ एक स्लिट लगा दिया, स्लिट लगाइए नहीं लगाइए उसका वो यूज़फुल नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, वो तो केवल कि साहब यहाँ से लाइट निकल रही है, और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ इससे जो लाइट निकल रही है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया जाता है। ठीक है, यहाँ निकोल प्रिज्म लेते हैं हम लोग। निकोल प्रिज्म में एक स्लिट होती है और उससे ये जो लाइट पास हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो जा रही है, निकोल प्रिज्म, यस, इस निकोल प्रिज्म में से जैसे लाइट बाहर आएगी, हम देखेंगे कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी उसका प्लेन एक सिंगल प्लेन होता है, वो एक सिंगल प्लेन में निकलती हुई आपको यहाँ नज़र आएगी। यस, ये एक ही प्लेन में नज़र आ रही है। जो अपने पास लाइट थी वो क्या है, एक ही प्लेन में नज़र आ रही है। इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। यस, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और हम इतना नहीं बोल के इसको बोलेंगे PPL। हम PPL बोलें, इसका मीनिंग यही है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये अपने काम की है। यहाँ से ये तो केवल समझने के लिए था, ये लाइट अपने लिए बहुत काम की है, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि कौन कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, इस टाइप का है। ठीक है, यहाँ से जो लाइट जा रही है इसको पोलरीमीटर से भेजा जाता है।
ये मेरे पास पोलरीमीटर है, ये पोलरीमीटर है। इस पोलरीमीटर में कोई भी कंपाउंड है उसका आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। हाँ, ध्यान रखने की बात यह है कि ये फ्लो चार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है पोलरीमीटर, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बात की बात है। आप तो ये मान के चलो कि यहाँ से आपको एक पीपीएल मिला है, प्लेन पोलराइज लाइट मिला है, और फिर उस प्लेन पोलराइज लाइट को आपने पोलरीमीटर से भेज दिया है जिसमें कि किसी भी कंपाउंड का, ठीक है नहीं, सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड इज प्रेजेंट, किसी भी कंपाउंड का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब ये लाइट बाहर आएगी, ठीक है, तो उसमें आप ये लाइट यहाँ से पास हो रही है, आप देखेंगे कि ये जो लाइट है इस प्लेन में आ रही है, तो अपने को ये इसी प्लेन में नज़र आनी चाहिए, ऐसे ऐसे नज़र आनी चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन ये अपने को ऐसे नज़र नहीं आती। ये लाइट इस कंपाउंड में से बाहर आने के बाद ये रोटेट हो जाती है। क्या हो जाती है? रोटेट। किससे? थीटा एंगल से। होना तो यूँ चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। यस, ये जो है ये पीपीएल है, थीटा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो। पीपीएल यूँ जाना चाहिए था, हम ऐसे उम्मीद कर रहे थे, पर हो सकता है इसका रोटेशन कैसे हो जाए? एंटी क्लॉकवाइज। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो कैसे गया है? ऐसे। और ये भी हो सकता है कि यहाँ कोई भी रोटेशन नहीं है, जैसे ये बाहर आ रही है लाइट वैसे के वैसे ही जा रही है, तो इसका रोटेशन ऐसे कैसे जा रहा है, इस टाइप से। बात समझ में आए? सर ये इतनी बड़ी लाइट, अरे वो उससे मतलब नहीं है, वो आप डायग्राम पर मत जाइए, आप उसके केमिस्ट्री पर जाइए। यहाँ रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये सब यूँ हो गई, ये रोटेट हो गई। इसके पास में से अपन दूसरी बना सकते हैं, तीसरी बना सकते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके पास में बन जाती हैं। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से भेज रहे हैं, यहाँ डिटेक्टर पर डिटेक्ट किया जाता है, तो ऐसे तो है नहीं कि ये पीपीएल एक साथ ही तीनों बिहेवियर शो करेगा, नहीं, सिंगल टाइम में सिंगल ही होगा, ठीक है कि नहीं। या तो ये लाइट क्लॉकवाइज रोटेट हो रही होगी, या ये पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, या हो सकता है कि रोटेट नहीं हो। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस कंपाउंड की नेचर पर। इस कंपाउंड के नेचर पर ये डिपेंड करता है कि पीपीएल का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या रोटेशन नहीं होगा। जब यहाँ इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसको अपन कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं इसको? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इसको कहते हैं लेवो रोटेटरी। देखिए यहाँ LAEV भी हो जाता है, और यहाँ LEA भी लिख देते हैं, ठीक है।
हाँ, तो जो भी है उसमें आप ये नहीं कि साहब ये कुछ अलग होता है और वो कुछ अलग होता है। रोटेटरी, ठीक है, ये ई पहले बाद में हो, अलग अलग तरीके से वो प्रोनाउंसिएशन लोगों का जैसा होता है वो लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे हो, ठीक है, और ई पहले भी हो सकता है, घबराए नहीं, मीनिंग वही है, चेंज नहीं होने वाला है। और ये हो गया नॉन रोटेटरी, ठीक है बच्चों। जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह रहे हैं, इतना नहीं कह के, और आप इसको कह सकते हैं डी। अगर आपने डी बोल दिया है, स्मॉल डी, नॉट कैपिटल डी, अगर आपने इस कोई भी कंपाउंड है और उसके साथ में स्मॉल डी लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, अगर किसी कंपाउंड से पहले प्लस लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ग्लूकोज है, यस ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज से पहले यूं प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्लूकोज है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ठीक है, जो ग्लूकोज है वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। पहले से माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो ये वो ग्लूकोज है जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, तो इस ग्लूकोज को अपन कहेंगे लेव रोटेटरी, ठीक है। और लेव रोटेटरी के लिए स्मॉल एल यूज किया जा सकता है, या फिर यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पीपीएल है, पीपीएल को किसी कंपाउंड में, पीपीएल को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से भेजा जाता है, तो वहाँ आपको इनमें से कोई एक जो है या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या हो सकता है उसी प्लेन में रोटेशन मिलेगा। पर ऐसे नहीं होता कि एक ही कंपाउंड तीनों काम एक साथ कर रहा होता है, नहीं, एक कंपाउंड एक ही शो करेगा, ठीक है। यहाँ जो थीटा है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, ये एंगल ऑफ रोटेशन है कि कितना रोटेट हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अभी यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से, तो बाद में समझ में आएगा। देखिए मेरे पास CS3 COOH और यह है OH, ठीक है। कंपाउंड इज लैक्टिक एसिड, बात समझ आ गई। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन है तो इसके दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ये देखिए, इस कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड अपने को लग रहा है कि दोनों एक ही हैं, दोनों कंपाउंड सेम लग रहे हैं, पर दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। इस कंपाउंड में डिफरेंट ओरिएंटेशन अपने को मिल रहे हैं। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड पीपीएल को अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, तो ये वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। इन दोनों कंपाउंड्स का अगर मैं मॉलिक्यूल फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा, तो दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम निकल कर आएगा। कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 3 4 5 6, ठीक है, O3। ये दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम निकल कर आ रहा है, बट इनका जो पीपीएल के लिए जो
बिहेवियर है वो डिफरेंट निकल कर आ रहा है। एक रोटेट करवा रहा है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो रोटेशन नहीं शो करते, जो रोटेशन शो नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो रोटेशन शो कर रहे होते हैं। तो बच्चों होता क्या है, देखिए आइसोमेरिज्म के फर्स्ट कंडीशन, अब देखिए आप पॉइंट पर आइए। आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन क्या है? आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आइसोमेरिज्म में फर्स्ट लाइन ये बोलते हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आपके लिए जो है ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली लाइन है, इससे आप अच्छे से सीख पाएंगे। फिर सुन लीजिए, कोई दो कंपाउंड हैं, ठीक है, कोई भी दो कंपाउंड है और वो दोनों कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख रहे हैं। दो कंपाउंड हैं, जैसे इन दोनों की बात करूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रख रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। और ये दोनों कंपाउंड पीपीएल के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। मैं इस कंपाउंड को ले रहा हूं तो रोटेशन कुछ और आया, इस कंपाउंड को लिया तो एंगल ऑफ रोटेशन कुछ अलग आया। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाले का क्लॉकवाइज आया तो दूसरे वाले का सब एंटी क्लॉकवाइज आए। क्लॉकवाइज ही आ रहा है पर रोटेशन ज़्यादा आ रहा है, ये रोटेशन कम आ रहा है, ये रोटेशन नहीं हो रहा है। दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और पीपीएल के लिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, ये लाइन आपके काम में आएगी जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds which have same molecular formula but have different behavior towards plane polarized light are called optical isomers। ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन आ गई है। यहाँ देखिए डेफिनेशन में क्या आ रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रहा है। डिफरेंट बिहेवियर से मतलब क्या है, रोटेशन, ठीक है। तो फिर एक बात सुन लीजिए, ठीक है नहीं, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि मैंने आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन बोली है, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक रोटेशन क्लॉकवाइज, दूसरा भी क्लॉकवाइज, पर रोटेशन कम ज़्यादा हो रहा है तो आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों, इस बात को आप याद रखना। तो यहाँ आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझाने के लिए, आपके पास पीपीएल आया, डेक्स्ट्रोरोटेटरी आया, लेवरोटेटरी। अब देखिए बहुत बार होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रोरोटेशन तो समझ में आ गया, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेशन मीन्स रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेवरोटेटरी रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चे देखिए, आप सुनिए, कोई कंपाउंड है और वो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। Compound which rotates plane polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory। लेवरोटेटरी क्या बोलेंगे, जिसमें कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, लेवरोटेटरी कंपाउंड। इस टाइप से ये टर्म आपके, या मैं कहूँ कि ये वर्ड्स आपकी समझ में आ जानी चाहिए जब क्वेश्चन में नज़र आते हैं। यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, यस। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो किन बात पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ जो है हेडिंग ले लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ रोटेशन। यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द
एंगल ऑफ रोटेशन, कि ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है ये कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, रोटेशन जो है चेंज होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें ले रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। लेंथ ऑफ पोलरीमीटर, देखिए ये जो पोलरीमीटर है ना, ये पोलरीमीटर है, उसकी लेंथ जब आप अलग अलग टाइम पर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकती है। इसकी लेंथ जो है वो आप कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, उस बात पर जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो डिपेंड करता है। और इसमें ये कहा गया है कि एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। यस, ये आ गया। ये क्या कह रहा है कि आप इसकी लेंथ को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ये एंगल ऑफ रोटेशन उतना ही ज़्यादा आएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपाउंड रोटेशन शो नहीं कर रहा था और आपने पोलरीमीटर की लेंथ को आपने इंक्रीज किया और इंक्रीज करते करते बहुत ज़्यादा कर दिए, तो ऐसा नहीं हो कि जो नॉन रोटेटरी है वो रोटेशन शो कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, पर ये जो रोटेशन आया है वो इंक्रीज हो जाता है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। फर्स्ट समझ में आया? यस। सेकंड फैक्टर concentration of solution. Yes. Second is concentration of solution. देखिए जो यहाँ सॉल्यूशन आपने लिया है, इस सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन कंपेयर, ठीक है क्या, टू अदर्स। तो यहाँ जो सॉल्यूट है, दो सॉल्यूशन हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन ए है, सेकंड वाला बी है। मोर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन क्या है? जिसमें सॉल्यूट क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन है यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है कि नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो ही ज़्यादा निकल कर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि होता क्या है, ये रोटेशन क्यों आ रहा होता है। तो ये जो पीपीएल है वो इस सॉल्यूशन से जा रही होती है। जब ये पीपीएल इस सॉल्यूशन से जाती है तो जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ में कॉलिजन करती है, उसके साथ में इंपैक्ट होती है, ठीक है कि नहीं, उसके साथ में इंटरेक्ट करती है। ये जो पीपीएल है वो जो कंपाउंड है इसके मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करने से उसमें रोटेशन निकल कर आता है। तो हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो कॉलिजन भी ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज़्यादा होएगा, तो उस कंडीशन में रोटेशन भी ज़्यादा निकल कर आएगा। इससे अपन याद रख सकते हैं। लेंथ ऑफ पोलरीमीटर के साथ भी ध्यान रख सकते हैं। अगर लेंथ आपने ज़्यादा लिया है तो पीपीएल के रास्ते में क्या होंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलिजन भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम ऐसा बोल देते हैं कि लेंथ ज़्यादा है तो रोटेशन भी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो भी क्या है,
ज़्यादा है। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन इज थीटा। ठीक है, थर्ड नंबर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेरा मानना है कि कॉलिजन भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो यहाँ से रोटेशन भी क्या निकल कर आएगा, ज़्यादा निकल कर आएगा। थीटा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस, यहाँ से अब देखिए आप, ये आपके समझ में आ गया। पोलरिमिटर की लेंथ बढ़ रही है तो भैया एंगल ऑफ रोटेशन भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कॉन्संट्रेशन इंक्रीज हो रही है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, देन एंगल ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेवलेंथ ऑफ पीपीएल, ठीक है कि नहीं, लैम्डा कहते हैं वेवलेंथ को ऑफ पीपीएल। यस, लैम्डा ऑफ पीपीएल, वेवलेंथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो लैम्डा का इन्वर्स होता है। हम ये चीज़ जानते हैं कि लैम्डा इंक्रीज होता है तो एनर्जी डिक्रीज होता है। आप बचपन में पढ़ चुके हैं क्या, E इक्वल्स टू SC अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी और लैम्डा का तो इन्वर्स का रिलेशन है भाई। एनर्जी ज़्यादा हो रही है टेम्परेचर से तो एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा आ रहा है। तो अब ऐसा हुआ कि एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है, तो ये ध्यान रखना है, इसका इन्वर्स होता है। इसमें 5th नंबर है। ये सारी बातें तो हैं ही हैं। इसके बाद में यहाँ जो ये सॉल्यूशन लिया है उसमें 2 कंपोनेंट हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज अनदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। यहाँ 2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक सॉल्यूट के, दूसरे सॉल्वेंट के। तो हमने कहा था कि ये जो पीपीएल है इसका रोटेशन इनके नेचर पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। कुछ कंपाउंड रोटेशन शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है कि नहीं। तो 5th नंबर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस, ये वो फैक्टर हैं जिन पर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने पास क्या आया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रही है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ रोटेशन भी कंप्लीट होते हैं। मैं इसको एक बार और आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसको निकोल प्रिज्म से भेजा जाता है। ये अपने एग्जाम में कोई काम में नहीं आएंगे, ये डायग्राम अपने को नहीं बनाना पड़ेगा। अपने को पता होना चाहिए कि जब ये लाइट निकोल प्रिज्म से जा रही है तो ये एक ही प्लेन में आपको नज़र आएगी। इसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। इस प्लेन पोलराइज लाइट को पोलरीमीटर से भेजा जाता है जिसमें किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है, और जब ये पीपीएल इस सॉल्यूशन में से जा रही होती है तो इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको नज़र आएगी। या तो ये पीपीएल क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, या फिर नहीं होगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज लेव रोटेटरी, तो ये नॉन रोटेटरी हो गया। इनके लिए हम स्मॉल डी काम में लेते हैं, कैपिटल डी कभी काम में नहीं लेना है डेक्स्ट्रो रोटेशन के लिए। ठीक है, ये आ गया प्लस। लेव रोटेटरी एल, ये माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ जो थीटा है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन,
एंगल ऑफ रोटेशन किन बात पर डिपेंड कर रहा होता है, तो हमने हेडिंग क्या ले लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ रोटेशन। इस टाइप से जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो लेंथ ऑफ पोलरीमीटर के, कॉन्सेंट्रेशन के, टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, बट वेवलेंथ के इन्वर्स होता है, और ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। इतना समझ में आ जाना चाहिए। और सबसे खास बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि कोई भी दो कंपाउंड जो पीपीएल के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये लाइन आपकी बहुत हेल्प करेगी। ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, लेकिन कॉन्क्लूजन वाली बात यह है, कोई भी दो कंपाउंड जिनका बिहेवियर पीपीएल के लिए डिफरेंट होता है। ऐसे नहीं होता कि ऑप्टिकल आइसोमर जो रोटेट करवाएगा वही ऑप्टिकल आइसोमर होगा, नहीं, ये बच्चों के दिमाग में गलतफहमी होती है और बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर है कोई कंपाउंड, तो जरूरी नहीं कि वो रोटेट करवाए, वो रोटेशन नहीं करवाता है तो भी ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। बस उन दो कंपाउंड्स में इसके लिए डिफरेंट बिहेवियर होना चाहिए कि एक रोटेट करवा रहा है, दूसरा भले रोटेट करवा रहा है, लेकिन उससे कम या ज़्यादा होना चाहिए, भले वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर एक रोटेट करवा रहा है, दूसरा रोटेट नहीं करवा रहा है, तो भी वो दो कंपाउंड आइसोमर होंगे। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये बात हेल्प करेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस, आगे चलते हैं भाई। ये था एंगल ऑफ रोटेशन। एक आता अपने पास स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन को अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ लैम्डा होता है या ये होता है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है बच्चों? देखो, जो आपने पोलरीमीटर लिया था, यस, बात को समझना है। ये पोलरीमीटर है। इस पोलरीमीटर में देखिए सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो आपको अगर स्पेसिफिक रोटेशन को डिफाइन करना है तो आप ये कहेंगे कि यहाँ जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml में हो, और ये जो लेंथ है ये 1 डेसीमीटर। जब आप एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और उस दौरान आपने अगर पोलरीमीटर की लेंथ क्या लिया है 1 डेसीमीटर, और वहाँ पर जो सॉल्यूशन उसकी कॉन्सेंट्रेशन ली है 1 ग्राम पर ml, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा थीटा, उसी को आप क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। देखिए इसका जो फॉर्मूला बनता है यहाँ बनाते हैं, यस, ये मेरे पास थीटा और ये फिक्स लैम्डा और फिक्स टेम्परेचर पर, है ना, ये एंगल ऑफ रोटेशन है L डॉट, और ये C है। ये अपने पास फॉर्मूला बनता है किसका, स्पेसिफिक रोटेशन। यहां ध्यान रखने की बात क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन। थीटा क्या है,
एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, और L जो है वो है लेंथ ऑफ पोलरिमीटर, और किसमें, इन डेसीमीटर, इन डेसीमीटर, ठीक है। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। ये खास बात है भैया, आपको ये डेसीमीटर में लेनी पड़ेगी ये लेंथ, और ये किस में लेनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में। तो देखिए मैं कह सकता हूं कि जब आपने इसकी लेंथ को 1 डेसीमीटर लिया है और कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml है, तो ये तो कितना कितना क्या हो गया, 1 हो गया। तो उस कंडीशन में जो थीटा है वही तो क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन। तो मैं कह सकता हूं, अब देखिए आप, स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन इज एन एंगल ऑफ रोटेशन इन स्पेसिफिक कंडीशन। कंडीशन क्या है, व्हेन लेंथ ऑफ पोलरिमीटर इज 1 डेसीमीटर, लेंथ इज 1 डेसीमीटर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 1 ग्राम पर ml। जब भी आप एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और आपने इस पोलरिमीटर की लेंथ 1 डेसीमीटर ले लिया और इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml लिया है, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है, उसी को आप क्या बोल देंगे, उसी को आप बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। बात समझ आ गई, उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रोटेशन। इस पर आपको इधर उधर न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। और एंगल ऑफ रोटेशन कब वाला है, जब आप मेज़र कर रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आपको क्या है, लेंथ 1 डेसीमीटर लेनी पड़ी है और सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml ली है। तो इस कंडीशन में जो आपको थीटा मिलेगा वही स्पेसिफिक रोटेशन होगा। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्लियर हो गया, यस। इसके बाद में जो है आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, वो करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर आपको एक बात पूछ रहा हूं मैं, बात यह है कि यहाँ लेंथ ऑफ पोलरिमीटर अगर इंक्रीज करते हैं, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर को अगर आप इंक्रीज करते हो तो स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा। मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर आप यहाँ लेंथ ऑफ पोलरिमीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो अपनी खोपड़ी में क्या आता है, अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। पर ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक रोटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration of solution and length of polarimeter। फिर सुन लीजिए, specific rotation doesn't depend on the concentration of solution and length of polarimeter। आप लेंथ को कितना ही कर दीजिए, आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना ही करो, आप कितना ही चेंज कर दो, पर स्पेसिफिक रोटेशन किसी कंपाउंड का चेंज होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, देखो आपको बताया था कि जो जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो लेंथ की क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए आपने लेंथ इंक्रीज किया तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये डिक्रीज होगा। जब आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो आप उम्मीद क्या करते हैं कि ये डिक्रीज होगा। पर आप ये भूल गए कि जब आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपने इसको इंक्रीज किया
ये डिक्रीज हुआ, लेकिन ये तो इंक्रीज हुआ ना, जब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया सुन लीजिए, स्पेसिफिक रोटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को भैया ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का स्टार्ट दिया है, इसमें आपके पास कुछ टर्म समझ में आई होंगी। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने वाले हैं इस पर एक स्पेसिफिक रोटेशन पर एक न्यूमेरिकल लेंगे, और फिर सिमेट्रिक एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ। थैंक यू।